Bismillahirrahmanirrahim, and we are proceeding towards our next question of today, and it is listening exams question. It is known as fill in the blanks. If we talk about the fill in the blanks, so listening fill in the blanks के लिए there are two questions in the exam in total. Exam में दो सवाल होंगे. In every specific question, there will be about 5 to 6 blanks. So that means in two questions, we need to work on about 10 to 12 words answers. हमें तकरीबन दो क्वेश्चंस में 5 से 6 पर क्वेश्चन के हिसाब से over 10 to 12 blanks को आंसर करना होगा. So what I did yesterday, I shared a वोकैबुलरी बुकलेट फॉर लिसनिंग एग्जाम. मैंने कल लिसनिंग एग्जाम के लिए एक वोकैबुलरी बुकलेट आपसे शेयर की थी जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मैंने कुछ वर्ड्स लिख के दिए थे. मैंने कहा था कि इन सारे वर्ड्स को रिकॉल कर लीजिए एंड इफ यू विल रिकॉल दोस ऑल वर्ड्स, इंशाल्लाह आपके एग्जाम में आंसर उसके बाहर नहीं होना. और फिर वही वर्ड्स जो हैं उनको हमें इसलिए अपने जेहन में रखना है बिकॉज लिसनिंग के एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम आंसर करें, इंपॉर्टेंट ये है कि आंसर के साथ हमारे स्पेलिंग भी ठीक होना जरूरी है. सो कल हमने डिस्कस किया था हाईलाइट द इनकरेक्ट वर्ड एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द लिसनिंग फिल इन दी ब्लैंक्स. आगे चलता हूं. सो नाउ देयर आर टोटल 2 क्वेश्चंस एंड देयर आर 14 मार्क्स. टोटल 2 सवाल हैं और 14 मार्क्स है इन टोटल. आउट ऑफ दीज 14 मार्क्स ऑफ लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स 7 नंबर चले जाएंगे लिसनिंग के एग्जाम में और 7 नंबर चले जाएंगे राइटिंग के एग्जाम में. सो आउट ऑफ द 14 टोटल नंबर्स ऑफ लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स हमारे ये 14 नंबर्स 2 जगहों पे जाके एलोकेट होंगे. द फर्स्ट एलोकेशन विल बी in the listening 7 marks and the second allocation will be towards writing with the 7 marks. 7 marks writing listening दोनों को चले जाएंगे. So now how it works and what it is, पहले मैं ग्रिड पे इसके नंबर देख लूं कि ग्रिड पे इसके नंबर कहां स्टैंड करते हैं, आप भी देख लीजिए. अगर हम बात करते हैं पीटीई के एग्जाम क्वेश्चन ग्रिड्स की, तो here is the question of the listening fill in the blanks. Here it is standing, यहाँ ये स्टैंड कर रहा है. एंड वी टॉक अबाउट द लिसनिंग एग्जाम का जो क्वेश्चन है उसका नंबर क्या है, मेरे ख्याल में 11th हाईएस्ट मार्क्स क्वेश्चन होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11th हाईएस्ट मार्क्स क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक ऑफ द लिसनिंग. 14 मार्क्स हैं. 2 to 3 क्वेश्चन आ सकते हैं ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस एंड अबाउट 7.4 मार्क्स गो टू योर राइटिंग एंड 6.6 मार्क्स गो टू योर लिसनिंग. मैंने अपने पास कार्ड पे लिखा हुआ है 7 ईच, जो कि एक रीजनेबल सिमेट्री बनती है. सो इट इज 11th हाईएस्ट मार्क्स क्वेश्चन ऑफ द PTE एग्जाम ओवरऑल. सो इफ वी टॉक अबाउट द नंबर्स, 14 नंबर थोड़े भी नहीं होते, लेकिन ऑब्वियसली अपनी आई मीन विथ ऑफ द मार्क्स के हवाले से 11वें नंबर पे है. ऑब्वियसली जिन क्वेश्चंस के नंबर ज्यादा हैं ऊपर सारे मैंने लिस्ट किए हैं और मैंने ये भी बताया आपको कि पीटीई के 200 मार्क्स तो सिर्फ 4 क्वेश्चंस के पास हैं जो टॉप पे लगे हुए हैं इस वक्त ग्रिड में. रिपीट द सेंटेंस, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, रीडिंग राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स एंड रीड अलाउड. जब उनकी बारी आएगी तो उनकी भी बात करेंगे. सो नाउ व्हाट इट इज एंड हाउ इट वर्क्स, नाउ सी एंड अंडरस्टैंड. मैंने जो राइटअप लिखा है ये आप लोगों के लिए क्लास के बाद आपको मिल जाएगा. So now it is listing fill in the blanks. 2 क्वेश्चन है एग्जाम में, पर क्वेश्चन 5 to 6 blanks. So 5 to 6 answers are required by us to be answered in exam. याद रखिएगा, आंसर को लिखते वक्त ना तो आपको ग्रामर का प्रॉब्लम होगा, ना ही आपको टेंसेस का प्रॉब्लम होगा, ना ही आपको सेंटेंसिंग का प्रॉब्लम होगा. आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम होगा करेक्ट आंसर सुनने का और दूसरा होगा उसके स्पेलिंग का. मगर याद रहे इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा माउस वर्क. दैट आई टोल्ड यू यस्टरडे कि पूरे पीटीई में 90% माउस वर्क सिर्फ 2 क्वेश्चंस का. एक हाईलाइट द इनकरेक्ट वर्ड एंड सेकंड थिंग इज द लिस्टिंग फिल इन द ब्लैंक्स. आप अगर अपने माउस वर्क में स्ट्रांग नहीं होंगे, व्हाट विल हैपन, अगर आपकी अप्रोच ठीक नहीं होगी टुवर्ड्स द माउस एंड आंसरिंग द क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन, वी मे लूज दिस 14 मार्क्स एज सच फ्रॉम एंड. एक नंबर भी शायद खुदा ना खास्ता नहीं आएगा अगर हमारा मेथडोलॉजी ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन ठीक नहीं होगा. वो क्या मेथडोलॉजी है हम आगे जाके इस पर बात करते हैं. तो देयर आर टोटल 14 मार्क्स. 7 विल गो टुवर्ड्स लिसनिंग, 7 विल गो टुवर्ड्स द राइटिंग एग्जाम. व्हाट इज इजी, बहुत सी चीजें बड़ी आसान है.
लिस्निंग फिल इन द ब्लैंक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रामर का कोई प्रॉब्लम नहीं, वोकैबुलरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मेटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर का आंसर विल बी नोन एंड सिंगल वर्ड आंसर होगा, आंसर आप सुनेंगे नोन आंसर होगा, आपने उसको टाइप करना है एक सिंगल वर्ड में, कोई बहुत बड़ी मुशक्कत नहीं है। मगर चैलेंज क्या है? नंबर वन, द फर्स्ट चैलेंज इज द स्पेलिंग। आपको वर्ड का स्पेलिंग आना चाहिए। अगर आपको वर्ड का स्पेलिंग नहीं आता है तो we are not going to get the marks. Number one. Number two, mouse handling like highlight the incorrect word would be very, very important. It is that crucial that if you are not good in it, believe me, unfortunately, we may not be able to get even a single mark. For example, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन जो है वो सॉफ्टवेयर पे खोला है। अब जब हम इसको सुनते हैं, जब हम इस क्वेश्चन को सुनते हैं तो व्हाट हैपेंस इफ वी सी हियर इज द फर्स्ट ब्लैंक। हमने क्या करना है एग्जाम में, या गुड स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, व्हाट आई डिड इन माय एग्जाम, मैं अपने कर्सर को यहां रखता हूं ग्रोइंग रोजेस पर, और मैं अपना जो हाथ है उसको बाल पॉइंट जो है उसको मैंने रखा है नोट पैड के ऊपर। जब मैं अपने माउस को यहाँ रखता हूँ और मैंने इसका आंसर सुना, यहाँ जो आंसर आया, मैंने उस आंसर को लिखने से पहले अपने माउस को घुमाया और यहाँ पे लिख दिया रन ऑफ पे। मैंने अपने माउस का रन ऑफ पे लिखा। अब मैंने पहला आंसर अपने नोट पैड पे नोट किया, जो मेरे पास क्लिप बोर्ड है एग्जाम में, मैं बाल पॉइंट पे अब आंसर नोट करूंगा, और जब मैं वापस जाऊंगा स्क्रीन की तरफ नीचे से पलट के, तो मेरी आईज कहाँ जाएंगी? जहां मेरे माउस का कर्सर है। अब अगेन आई विल स्टैंड एंड रन ऑफ। जैसे ही मैं रन ऑफ सुनूंगा तो आई विल लिसन टू माई सेकेंड आंसर। मैं अब आंसर लिखूंगा नहीं क्लिप बोर्ड पे, मैं अपने एड टू पर रख दूंगा कर्सर, अपनी ब्लैंक से एक दो वर्ड पहले। अब मैं अपना सेकंड आंसर लिखूंगा। जब मेरा थर्ड आंसर होगा तो मैं आंसर नहीं लिखूंगा, मैं ब्लूम फ्रेश पर पहले अपना माउस रखूंगा एंड देन आई विल राइट माय थर्ड आंसर। याद रखिएगा, अगर आप अपना माउस अगली ब्लैंक से पहले प्लेस नहीं करेंगे और आंसर अपने क्लिप बोर्ड पे लिखने के बाद वापस जाके माउस को छेड़ेंगे, यू वुड नॉट बी एबल टू सी दैट कहां पे रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइंस मिक्स हो जाएंगी एंड वी मे नॉट बी एबल टू ग्रिप एनीथिंग ऑनवर्ड जहां से हम माउस हटाएंगे। याद रखिएगा, आपको माउस पहले प्लेस करना है अगली ब्लैंक पे। अगली ब्लैंक से पहले माउस को प्लेस करेंगे तो यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन टू गेट 14 मार्क्स इन दिस स्पेसिफिक फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अदर थिंग रिमेनिंग द सेम मींस स्पेलिंग भी ठीक है और आपको वर्ड भी ठीक समझ आया। याद रखिएगा, इन द लिस्टिंग फिल इन द ब्लैंक देयर इज नो नीड टू लिसन द होल प्रॉम्प्ट। मुझसे लोग अक्सर इख्तलाफ करते हैं, मैं रीडिंग की फिल इन द ब्लैंक्स में सारा पैराग्राफ पढ़ाता हूं, लेकिन लिसनिंग में मैं एक लाइन भी पढ़ने को नहीं बोलता। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज यू आर नॉट कंसर्न विद द लाइन, यू आर कंसर्न ओनली विद द आंसर। आप आंसर से एक दो वर्ड्स पहले अपना कर्सर रख लें। जब आप कर्सर वहां पे रखेंगे तो आपके सेंटेंस में आपका आंसर मिलना ही मिलना है आपको। एंड ओनली वन थिंग इज दैट आंसर आप ठीक सुन लें और उसके स्पेलिंग ठीक हो, इंशाल्लाह आपको कोई भी उसके नंबर लेने से नहीं रोका। इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन द राइट अप्रोच, व्हाट इज द राइट अप्रोच? आप अपना माउस आंसर सुनने के बाद अगली ब्लैंक से पहले प्लेस नहीं करते, और अगली ब्लैंक से पहले माउस को प्लेस करने से पहले अगर आप अपना आंसर क्लिप बोर्ड पे लिखने की कोशिश करते हैं या आप इस ब्लैंक के अंदर डायरेक्टली लिखने की कोशिश करते हैं, तो व्हाट विल हैपन? जब आप लिख रहे होंगे वो अगली लाइंस में चला जाएगा रिकॉर्डिंग। जब आप लिखने के बाद देखेंगे तो आपसे अब अगली लाइन ग्रिप नहीं होगी। यू आर नॉट नोन दैट वेयर ही इज। अगर आप एक जगह पे अपना माउस रखेंगे तो आपकी आईज ऑटोमेटिकली माउस के कर्सर पे आएंगी एंड यू विल बी 90% इन मोर स्ट्रॉन्गर कंडीशन कि आप उस वर्ड को जिस पे माउस है अगर कंसंट्रेट करो तो अपना नेक्स्ट आंसर पा लो। इज ओनली वन चैलेंज। माउस को नेक्स्ट ब्लैंक पे प्लेस करने के बाद एक चैलेंज रह जाता है। व्हाट इज दैट? अगर प्रॉम्प्ट यानी कि पैसेज छोटा हो पर आंसर्स करीब करीब हो तो क्या करें हम? तो अगर उसको आगे प्लेस भी करेंगे तो इनमें अगला आंसर आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जहां पे प्रॉम्प्ट छोटा हो, लाइंस कम हो, वहां पे रिकॉर्डिंग की स्पीड थोड़ी स्लो होती है। वहां पे एग्जाम में रिकॉर्डिंग की स्पीड थोड़ी स्लो होती है। और अगर दो आंसर्स दो कंसेक्टिव लाइन में करीब करीब भी हों तो आप दो आंसर्स को इकट्ठा चलने दें। थर्ड ब्लैंक के करीब माउस रख के दो आंसर इकट्ठे लिख लें क्लिप बोर्ड पे, इंशाल्लाह करीब करीब होंगे तो नहीं भूलेंगे। अगर दूर दूर होंगे तो भूलने का चांस है कि आपने जो सुना है भूल जाएंगे। अगर एक ही लाइन में दो ब्लैंक्स हैं तो नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह, दोनों वर्ड्स आप देख लीजिए। अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है इंसान को, वो कुछ सेकंड याद रखता है। तो अगर करीब करीब दो ब्लैंक्स हैं, एक लाइन पे दो हैं, ऊपर नीचे की लाइंस में दो हैं, आप दोनों आंसर्स को एक साथ लिखने सुनने के बाद थर्ड के करीब अपना माउस प्लेस करें और फिर अपने आंसर लिख लीजिए। एग्जाम पीटीई ने बड़ा अवेलुएट करके डिजाइन किया।
अगर आंसर करीब करीब हो तो रिकॉर्डिंग नॉर्मली रिमेन स्लोअर, पर अगर इस तरह से दो बिल्कुल करीब हो तो तीसरा थोड़ा गैप से होता है। तो कॉन्फिडेंट रहिएगा दैट यू कैन डू इट। ओके, सो नाउ वापस जाता हूं मैं अपने राइटर पर। So now, certain English rules must be in mind. कभी कभी हमें याद नहीं रहता कि आंसर मैंने जो सुना था वो सिंगुलर था, प्लूरल था। यार कैसे आएगा, याद रखें बेटे, अगर ब्लैंक से पहले एन लगा हुआ है या आ, अगर आ या एन लगा हुआ है तो आंसर विल बी सिंगुलर। आ या एन लगा हुआ है तो आंसर विल बी सिंगुलर। इज लगा हुआ है तो आंसर इज सिंगुलर। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आ एन है आंसर इज सिंगुलर, आर है तो आंसर इज प्लूरल। ये बात याद रखिएगा। एन है तो आंसर विल बी इन वॉवल। वॉवल मींस ए ई आई ओ यू। मेरी बात समझ में आती है? आगे चलिएगा। अगर लिखा हुआ है टू ब्लैंक से पहले तो आंसर विल ऑलवेज बी इन द फर्स्ट फॉर्म। सो किसी भी कंफ्यूजन को इन छोटे छोटे टिप्स से दूर किया जा सकता है। अगर ब्लैंक से पहले लगा हुआ है हैज, हैव या हैड, तो ये परफेक्ट टेंस बनाएगा, मींस आपका आंसर विल बी इन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर आपने बीइंग देखा, आंसर वुड बी प्रॉब्ली सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। व्हाट आई एम सेइंग कि एन, आर, टू और हैज, हैव, हैड, बीइंग, ये कुछ चीजें आपके आंसर की कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग, आंसर जब तक करेक्ट नहीं होगा तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए कि आंसर सिंगुलर है प्लूरल है, तो उस सूरत में आंसर फर्स्ट फॉर्म में था या थर्ड फॉर्म में था, एज रिकॉर्डिंग लगातार चल रही होती है, समटाइम वी मे गेट अ कंफ्यूजन, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। सो हाउ इट वर्क्स ऑन द सॉफ्टवेयर एंड हाउ वी शुड यूज द माउस, आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अब आपके सामने एक क्वेश्चन खुला हुआ है। जो क्वेश्चन आपके सामने खुला है, इस क्वेश्चन को मैं अभी स्लो स्पीड के साथ आपके सामने चलाऊंगा। आई विल टेल यू how we have to use the mouse when we talk about this question in exam. अब I'm going to place my mouse here on the growing roses. मैं यहाँ पे रख रहा हूँ and I'm concentrating, and now after the concentration मैं देख रहा हूँ growing roses के बाद क्या आंसर आएगा। Millions of roses get handed out on Valentine's Day, but growing roses has an environmental impact worse than many. Okay, so now the growing roses has an environmental impact. So what is the answer? And environmental is the answer. So I'm not going to write the answer now. I will take my mouse to run off, and जब मैंने उसको रख दिया, now I will write down the environmental word. You keep writing now. Environmental. Okay, so now I'm going to play it again, and the mouse I have written is on, the mouse I have placed on run off. Many other crops. Start with climate change. Most roses in the US and Europe are imported from warmer climes. All that flying and trucking adds thousands of metric tons of carbon dioxide to the atmosphere. Then there's all the water needed to, well, water the flowers, and the runoff fouled by copious quantities of pesticides. Okay, so now what is the answer? Copious quantities. Okay, so up now I'm known to the answer quantities, but I have placed my mouse on the habitat, and then I'm writing my answer. Okay, so quantities I have written now, and now I will come back on the screen. और eyes कहाँ चली जाएंगी मेरी? Habitat पे. Okay. Needed to make the roses look perfect. There's also the wildlife and workers poisoned by all that fumigation. Add to that habitat destruction where floral plantations. So now what I have listened? Destructions. Okay. So habitat destructions. Okay. So it is destruction is the answer. I'm not writing destruction. मैं लिखने जा रहा हूँ destruction, but मैं पहले अपना माउस कहाँ प्लेस कर रहा हूँ? Blooms fresh. और अब मैं लिख रहा हूँ नीचे क्या? Destruction. Habitat destruction. Okay. So habitat destruction और destructions, वो अब बात का confusion आ गई ना? What I listen, उसको देखते हैं कैसे हैंडल करना है। Bloom fresh पे माउस है और मैंने अपना आंसर लिख लिया। Place native forest and wetlands. Finally, there's the refrigeration needed to keep those blooms fresh. The electricity is often produced by burning fossil fuel. What is the answer? Electricity is the answer, but I'm not writing it. I'm placing my mouse on more romantic, and I'm writing my answer. What is that? The electricity. Okay. So now I've placed my mouse on more romantic. जैसे ही मैं लिख के वापस आऊंगा तो कहाँ चला जाऊंगा? रोमांटिक पे। मेरी आईज ऑटोमेटिकली माउस के कर्सर पर पहुंच जाएंगे।
and the refrigerant gases also exacerbate climate change. A more sustainable and possibly more romantic approach is to go with flowers certified. So now what is the answer? Romantic approach. आगे कोई blank नहीं है, mouse को हिलाने की जरूरत नहीं है. No, concentrate on the answers. याद रखिएगा. One smart tip would be very important. आपने आंसर को जब नीचे लिखना है ना अपने क्लिप बोर्ड पे, तो प्लीज हिंट लिखिएगा और साफ लिखिएगा. स्पेलिंग के चक्कर में मत पड़िएगा क्लिप बोर्ड पर. स्पेलिंग सोचते सोचते वहां से 2 ब्लैंक्स मिस हो जाएंगे. सो अपने लिए हिंट लिखें, मगर इतना क्लियर लिखें कि आपको आपका लिखा हुआ समझ आ जाए. Do not create a panic for you. If you will create a panic for you, what will happen? You will try to write with more speed. When you will try to write with the more speed, what will happen now? When you will try to write with the more speed, you will not write the word hint appropriately और बाद में खुद ही समझ नहीं आएगा कि ये क्या था और अपने हाथ से नंबर जाया कर देंगे. So the first answer that we have seen here was environmental. Yes or no? It is environmental. Environmental impact. Yes or no? Dubious quantities. Dubious quantities. And the third answer was habitat destruction. It is not destruction. It is what the problem I told you people yesterday, that because of the poor pronunciation, we make the spellings wrong. We normally pronunciate this word as destruction. This destruction is no word. So if we talk about the destruction, it will automatically guide us for E, okay? And yesterday the booklet I have given to you, usme ye sare words likhe hain. Destruction. It is destruction. And the electricity. It is electricity. And then it is most romantic approach. These are the answers that we have written. Now see, here is the word approach. Why it is confirmed here is. So if this would have been approaches, here would have been are. Okay. So this is telling me that this is singular. And it is electricity, it is. Okay. And add to that habitat destructions था या destruction. अगर ये S होता destructions तो those होता. यहाँ पे लिखा हुआ that means it is a singular answer. Is it clear or not? Is it clear? आगे चलिएगा जी. So now we are going to work on, here is an, answer is vowel and singular. I'm going to press the stop and see how many answers are not correct. All answers are correct. It is what the right way of handling the fill in the blanks in the exam. Remember, mouse work would be the key. अपने mouse को अपने blank से 2 words पहले रख दीजिए. And then listen the answer, write the answer on the clipboard. But 9. पहले अपने माउस को रखिए रोजेस में. फॉर एग्जाम्पल ब्लैंक से पहले आंसर सुनिए, अगले ब्लैंक से 2 वर्ड्स पहले अपने माउस को रख के फिर आंसर लिख के वापस जाइए. लिखते वक्त सिर्फ हिंट लिखिएगा. Do not try to write the complete answer. If you are going to write the complete word, if you are going to write the complete spelling, you will lose the time and आपका उधर से अगर रिकॉर्डिंग मिस हो गया तो 1 नंबर जाया हो जाएगा. इतना साफ हिंट लिखिए दोबारा उसको लिख सकें. I have demonstrated in front of you one thing. मैंने एक वर्ड भी नहीं लिखा ऑनेस्टली और ना ही आपसे पूछ के लिखा है. इसका मतलब है कि my mind retained the answers for 30 seconds here. If you are not writing, become confident. Even then, that is not a problem. But फिर भी मैं कहता हूं कि एहतियातन आप सुन के अपने माउस को अगली ब्लैंक से पहले प्लेस करके अपने आंसर को लिख लीजिए और फिर वापस जब जाएंगे तो अपने माउस पर नजर पड़ेगी तो दरम्यान में कोई लाइन मिस नहीं होगी. So we are going to make some more practice of the question. So the key is the mouse work and then spelling. If your mouse work is appropriate and your spellings are good, then inshallah 14 marks in fill in the blanks will be not a problem for you at all. So now we are going to practice many questions and the recording lecture will be with you in the night as well.